प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज के अपने प्रश्नों को। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं तथा किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही लग रहे हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। लोक लेखा समिति सबसे पुराने संसदीय समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत वर्ष 1921 में किया गया था। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। लोकसभा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर द्वारा लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। यह समिति सार्वजनिक व्यय की निगरानी के माध्यम से जवाबदेही के सिद्धांत को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसद द्वारा लोक लेखा समिति का गठन प्रत्येक वर्ष के लिए किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों, विनियोग लेखा, वार्षिक वित्त लेखा तथा सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा की जांच करना, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पाकिस्तान की सीनेट के अध्यक्ष मोहम्मद सादिक संजरानी को संसद की लोक लेखा समिति के निर्माण के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यद्यपि विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक इस आमंत्रण की पुष्टि नहीं की गई है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही है। अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। चंदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसका सही उत्तर दें। इसका वानस्पतिक नाम सेंटिलम एल्बम लिन है। यह एक परपोषी पादप है। वैश्विक स्तर पर भारत और चीन चंदन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। व्याख्या से थोड़ा समझ लेते हैं। भारतीय चंदन का वानस्पतिक नाम सेंटिलम एल्बम लिन है। यह सेंटिलेसी कुल से संबंधित है। ध्यातव्य है कि यह एक परपोषी पादप है। चंदन में जीवाणु रोधी, विषाणु रोधी और कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। इसका प्रयोग औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों तथा फर्नीचर निर्माण में किया जाता है। चंदन भारतीय विरासत एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पूर्व में भारत चंदन के वैश्विक व्यापार में लगभग 85% का योगदान देता था। बाद के वर्षों में यह तेजी से घटता रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया चंदन के सबसे बड़े उत्पादक हैं, जबकि सबसे बड़े बाजारों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान और भारतीय घरेलू बाजार शामिल हैं। वर्ष 2020 में चंदन का वैश्विक बाजार $30 करोड़ था। विश्व व्यापार अनुसंधान ने वर्ष 2040 तक चंदन के वैश्विक बाजार के $3 अरब तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से चंदन की खेती एवं उसका स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम भारतीय चंदन की बुनियादी विशेषताओं एवं लाभों, बीजों का प्रबंधन, नर्सरी तकनीक और पौधे के स्वास्थ्य प्रबंधन पर आधारित है। इससे युवाओं को चंदन की खेती की ओर आकर्षित करने, विलुप्त होती इस कला को पुनर्जीवित करने और व्यापार के लिए भारत को एक अग्रणी बाजार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। और इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन 3 गलत है, जबकि विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय चिड़ियाघरों से संबंधित विजन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसकी अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है। यह भारतीय चिड़ियाघरों को वैश्विक मानक के अनुरूप तैयार करने में सहायक होगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सोचिए।
ऑप्शन डी, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरणों को मजबूत करने के लिए विजन प्लान जारी किया है। यह विजन दस्तावेज केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय चिड़ियाघरों को जानवरों की देखभाल, अत्याधुनिक अनुसंधान और सभी उम्र के लोगों के साथ सार्थक जुड़ाव करने वाले आगंतुकों के अनुभव प्रदान करके संरक्षण के लिए एक बड़ी ताकत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस 10 वर्षीय विजन प्लान से भारत में संरक्षण दृष्टिकोण को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में देश में 150 से अधिक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर और बचाव केंद्र हैं, जो वन्यजीव कल्याण से संबंधित दिशा निर्देशों और उच्च मानकों का पालन करते हैं। इस प्रकार सभी कथन सही है और विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से सतत शहरी प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन पर एक पुस्तिका का शुभारंभ किया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक। सही उत्तर है ऑप्शन बी। नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में सतत शहरी प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन पर नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पुस्तिका का शुभारंभ किया है। यह पुस्तिका संपूर्ण प्लास्टिक अवशिष्ट मूल्य श्रृंखला के घटकों का प्रतिनिधित्व एवं चर्चा करके प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। इस पुस्तिका के माध्यम से नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्यों के शहरी स्थानीय निकाय सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा मॉडल को अपनाएं और शहरी प्लास्टिक कचरे के स्थायी प्रबंधन के लिए इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के रूप में लागू करें। सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा, जिसे सामग्री सुधार सुविधा या रिसाइकलिंग सुविधा के रूप में भी जाना जाता है, एक विशेष संयंत्र है जो अंतिम उपयोगकर्ता निर्माताओं को विपणन के लिए पुनः प्रायोज्य सामग्री उपलब्ध कराता है और इसीलिए विकल्प बी इसका क्या था? सही उत्तर था। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। पिछले कुछ समय से पराली दहन जोर शोर से चर्चा में रहा है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सर्दी के मौसम में धान की बुआई हेतु खेतों को तैयार करने के लिए फसल अवशेषों को जलाया जाता है। यह मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्रचलित प्रक्रिया है तथा स्वीडिश तकनीक पर आधारित पहला पराली दहन संयंत्र पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मोहाली में स्थापित किया जाता है। यह संयंत्र फसल अवशेष को जैव कोयला में परिवर्तित कर सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी कथन ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या को देख लेते हैं। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में वायु प्रदूषण में तीव्र वृद्धि होती है, जिसका मुख्य कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों द्वारा पराली दहन है। पराली धान के पौधों का निचला हिस्सा होता है, चूंकि धान के पौधे का ऊपरी हिस्सा ही अनाज निकलने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अतः किसानों द्वारा इस निचले हिस्से को खेत की सफाई के क्रम में जला दिया जाता है। पराली दहन की समस्या से निपटने हेतु भारत में स्वीडिश तकनीक आधारित संयंत्र का परीक्षण किया गया है, जो फसल अवशेष को जैव कोयले में परिवर्तित करेगा। ऐसा पहल संयंत्र पंजाब के मोहाली में राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में स्थापित किया गया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 गलत है, जबकि कथन 3 और 4 सही हैं और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।